जनरल ज़िया उल हक ने पाकिस्तान पर 11 साल हुकूमत की। आपने पाकिस्तान के मुश्किल तरीन वक्त में इक़्तिदार हासिल करके रियासत पाकिस्तान पर राज किया। जनरल ज़िया उल हक कौन थे और आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा हो तो जनरल ज़िया उल हक को इसका जिम्मेदार समझा जाता है। मुल्की सियासत की तबाहकारियाँ हों तो जिम्मेदार जनरल ज़िया, मिलिट्री इदारों के मामलात हों तो जिम्मेदार जनरल ज़िया। आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं सादिया खालिद हूँ और आप पीके पॉइंट देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम का जनरल ज़िया से पहला बाकायदा तारुफ तब हुआ जब आपने 5 जुलाई 1977 को भुट्टो हुकूमत के खात्मे का ऐलान किया और मार्शल लगाया। लेकिन जनरल ज़िया की असल कहानी इससे बहुत पहले शुरू होती है। ज़िया साहब वो शख्स हैं जिनकी वजह से फ़लस्तीनी पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। ज़िया उल हक ने उर्दन में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की जमात PLO के खिलाफ आहनी ताकत का इस्तेमाल किया और फ़लस्तीनी आज़ादी की तंजीम को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि आप उस वक्त उर्दन में तैनात थे, आपने PLO के खिलाफ ऑपरेशन किया। इसके अलावा आपके 1943 में आलमी जंग अजीम दोम में जापान के खिलाफ जंग भी लड़ चुके थे। 1965 की जंग भी आपने पाकिस्तान की तरफ से लड़ी। फ़लस्तीन के खिलाफ ऑपरेशन में क्योंकि आपके पास जंग का वसी तजर्बा था, इस बुनियाद पे आपने PLO को खूब तबाही का शिकार किया और तकरीबन 25,000 फ़लस्तीनी शहीद किए। तभी फ़लस्तीनी पाकिस्तान को अच्छा नहीं समझते। 1975 में जनरल ज़िया उल हक को लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया और वो मुल्तान की स्ट्राइक कोर को कमांड कर रहे थे। पाकिस्तान में 2 स्ट्राइक कोर्स हैं, मंगला और मुल्तान। स्ट्राइक कोर का काम दुश्मन पर हमला करना होता है। जनरल ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपने पास इनवाइट किया। उन्होंने वज़ीर आज़म को खूब प्रोटोकॉल दिया। इसके बाद भुट्टो साहब की गुड बुक्स में आ गए और आहिस्ता आहिस्ता भुट्टो साहब के दस्ते रास्त बनते चले गए। भुट्टो जनरल ज़िया उल हक पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे। आपको लगा ज़िया हमेशा मेरे वफादार रहेंगे। तभी भुट्टो ने कुछ सीनियर जनरल्स को बाईपास करते हुए ज़िया उल हक को आर्मी चीफ बना दिया। 1976 में भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के हालात इंतहाई ख़राब थे। मुल्क टूटने की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही थी। भुट्टो पर शराबी जानी होने के इल्ज़ामात के साथ साथ मुल्क तोड़ने का इल्ज़ाम भी था, क्योंकि 1970 के इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान को अक्सरियत के बावजूद भुट्टो ने हुकूमत ना दी और हुकूमत को टेक ओवर कर लिया, जो कि मुल्क टूटने की एक वजह बना। ज़िया उल हक को भुट्टो ने आर्मी चीफ बनाया तो इसे सिर्फ 1 साल बाद पाकिस्तान में अगले इलेक्शन होने वाले थे। जब इलेक्शन हुए तो भुट्टो ने तवक्को से ज़्यादा सीटें जीत लीं। इन पर धांधली का इल्ज़ाम लगा और 9 अपोजिशन पार्टीज ने PNA यानी पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से इत्तेहाद बनाया और भुट्टो के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला मुल्क जीत शुरू हुआ। जनरल ज़िया उल हक इंतहाई मजबूत एसाब के मालिक थे। आपके चेहरे से कभी आपके जज्बात ज़ाहिर नहीं होते थे। कहा जाता है कि भुट्टो ज़िया से इंतहाई बदतमीज़ी से बात करते थे और ज़िया को अपना बंदर कहते थे जो उनके इशारों पर नाचता है। इसके अलावा भी कई मकामात पर भुट्टो का रवैया ज़िया उल हक से इंतहाई अहानत भरा था। जनरल ज़िया उल हक इस बात को भी दिल में दबाए चले आ रहे थे। जब PNA की तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के नारे तले चली तो इसी बात को बहाना बनाकर ज़िया उल हक ने एक दिन अचानक भुट्टो की हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दिया। तन्हाई में वो भुट्टो से कहते रहे कि आप पर चलने वाला केस वक्ती और गिरफ्तारी महज दिखावा है, मगर दरअसल भुट्टो हुकूमत का खात्मा और भुट्टो की गिरफ्तारी ज़िया उल हक का इंतकाम था। ज़िया उल हक ने अपनी तकरीर में आवाम से वादा किया कि हम सिर्फ 90 दिन के लिए आए हैं और इलेक्शन करवाकर जमहूरी हुकूमत के क़याम के बाद चले जाएंगे, मगर ऐसा कभी हो ना सका। मार्शल ख़त्म ना करने की बहुत सी वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह सोवियत यूनियन और अफगान जंग थी। सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला किया तो ज़िया उल हक समझ गए कि इस हमले का असल हदफ पाकिस्तान के गहरे पानी की बंदरगाह है। सो ज़िया ने अमेरिका के ताउन से मुजाहिदीन की फौज तैयार करके सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यूं पाकिस्तान को भी महफूज बना लिया। मगर उसी वक्त में ज़िया ने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी ज़ोरों शोर से जारी रखा, जिससे अमेरिका नाखुश था मगर मजबूर था, क्योंकि उसको पाकिस्तान की फ़िलहाल ज़रूरत थी। उसी वक्त ज़िया ने भुट्टो पर नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल का मुकदमा भी चलाया और भुट्टो को फांसी की सज़ा सुना दी गई। भुट्टो की फांसी के बाद ज़िया का सियासी दौर का आगाज़ हुआ। आपने मुल्की कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ की। मुल्क की सबसे बड़ी असम्बली को मजलिस शूरा करार दे दिया। मुल्क में इस्लामी कवानीन नाफिज किए गए। इस्लामी निज़ाम का बज़ौर ताकत राइज किया गया। नमाज कमेटियाँ बनाई गईं। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस नाफिज किया। मुल्क में लिबरलिज्म को मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया।
اسلامی شدت پسندی کو ترویج دی گئی، جو کہ عوامی سطح پر کچھ پسند اور کچھ ناپسند کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ضیاء نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو کی پھانسی کو ہتھیار بنا کر سیاست میں بینظیر بھٹو کامیابی کے جھنڈے گاڑنے لگی ہیں، تو آپ نے مختلف سیاسی پارٹیوں کو در پردہ قائم کیا، جن میں پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم بھی شامل تھیں۔ 1980 میں بھارت کی ریاست پنجاب میں علیحدگی پسند تحریک خالصتان زوروں پر تھی، جس کو ضیاء الحق نے در پردہ خوب مدد فراہم کی۔ پاکستان اور انڈیا کے حالات اسی بنا پر بہت کشیدہ ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بھارت پاکستان پر حملے کے منصوبے بنانے لگا۔ اسی دوران پاکستان کی ٹیم بھارت میں کرکٹ میچ کھیلنے گئی تھی۔ ایک دن اچانک ضیاء الحق نے فیصلہ کیا کہ وہ بھارت جا کر گراؤنڈ میں میچ دیکھیں گے اور بنا کسی سفارتی دعوت کے بھارت پہنچ گئے۔ مجبوراً راجیو گاندھی کو ضیاء الحق کا استقبال کرنا پڑا۔ ضیاء الحق راجیو گاندھی سے بظاہر مسکراتے ہوئے ملے اور ان سے گلے ملتے ہوئے دھیرے سے ان کے کان میں بولا کہ مسٹر راجیو، آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس حملے کے بعد دنیا ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی، صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو یاد رکھے گی، کیونکہ یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی، نیوکلیئر وار ہوگی، اور جنگ میں ہو سکتا ہے پورا پاکستان تباہ ہو جائے، مگر اس کے باوجود دنیا میں مسلمان رہیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، اس جنگ کے بعد کوئی ہندو دنیا میں باقی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد آپ مسکراتے ہوئے اسٹیڈیم چلے گئے اور پھر کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ جنرل ضیاء کے دور میں ہی 1984 میں پاکستان 4 کھیلوں میں بیک وقت عالمی چیمپئن بنا، جس میں کرکٹ، ہاکی، اسکواش اور سنوکر شامل ہیں۔ ضیاء الحق کیونکہ بیک وقت امریکی، بھارتی اور اسرائیلی مفادات کے لیے خطرہ بن گئے تھے، کیونکہ آپ نہ صرف اسلامائزیشن رائج کر چکے تھے بلکہ اسلام کی پوری دنیا پر حکومت کے حامی تھے، اسی لیے آپ کے خلاف سازشیں کی جانے لگیں۔ انٹیلیجنس نے بہت بار جنرل ضیاء الحق کو متنبع کیا کہ آپ کے خلاف کانسپریسی کی جا رہی ہے، لیکن آپ ایک بہادر انسان تھے، اس وجہ سے آپ نے اس کو درخواست نہ جانا۔ آپ کو 1988 میں ایک طیارے میں آم کی پیٹیوں میں بارودی مواد رکھ کر دھماکے سے اڑا دیا گیا اور آپ کی لاش بھی نہ مل پائی۔ آپ بے شک ایک شدت پسند شخص تھے، مگر پاکستان کے لیے مخلص اور وفادار تھے۔ اس کے علاوہ آپ ایک انتہائی بہادر شخص بھی تھے۔ ناظرین، آپ کی جنرل ضیاء کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔